नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के उठाए गए कदम और फैसलों की चर्चा करते हैं। कदम सही उठाए गए हैं या नहीं, इस पर गहन चर्चा विमर्श करते हैं। इसके अलावा यहां बात होती है देश विदेश की पॉलिसी, पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सभी मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे मुकेश अंबानी की। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि 2016 में रिलायंस जियो के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। वैसे तो मुकेश अंबानी ने अपनी बिजनेस जर्नी में कई बड़े दाव किए, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखना क्यों चुनौतीपूर्ण है, रिस्की है, जानने की कोशिश करें। इसके अलावा चर्चा करेंगे जेपी मॉर्गन के सीईओ जिमी डिमॉन की। इन्होंने कहा कि दुनिया में स्किल्स की कमी लोगों की नहीं, 2030 तक यानी अगले 5 साल में 10 मिलियन नौकरियां खाली रह सकती हैं, यानी स्पेस जो है खाली रहेगा। अब ये स्थिति क्यों आने वाली, क्या करना होगा, देश और दुनिया के पॉलिसी मेकर्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अंत में चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है वो अभी 50-50 के लेवल पर अटकी हुई है। अमेरिका जहां ये समझौता जल्द से जल्द करने के मूड में है, वहीं भारत किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं और साफ कह दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। क्यों भारत किसी भी तरह की डेस्परेट डील करने के मूड में नहीं, समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुलासा किया कि जियो में इन्वेस्टमेंट करना उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। फिर भी इस रिस्क को जानते हुए उन्होंने डिजिटल भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ये निर्णय लिया। आज की बात करें तो जियो जो है देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, जिसके 47 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। 5G, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस में इनकी जो मौजूदगी है वो लगातार बढ़ रही है। प्रवीण सर, रिलायंस ने हमेशा बड़े रिस्क उठाए, फिर टेलीकॉम सेक्टर को सबसे ज़्यादा रिस्कियर बताने के पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है और शायद पहली बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कारोबारी ज़िंदगी में उनका सबसे बड़ा रिस्क या सबसे बड़ा जोखिम क्या था, और इसमें ही उन्होंने खुलासा किया। देखिए, रिलायंस का जो धीरू भाई अंबानी के अगुवाई में जामनगर रिफाइनरी हो या पूरा पेट्रोकेम का धंधा हो, वो उनकी अगुवाई में खड़ा किया गया था। उस बिजनेस से निकलकर एक बार टेलीकॉम के बिजनेस में आने की रिलायंस के दोनों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने कोशिश की थी, जब एक सस्ता मोबाइल लेके वो आए थे। अब 2002-03 की बात होगी संभवतः, और वो पूरा वेंचर एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा जब स्प्लिट हो गया ग्रुप, अनिल अंबानी अलग हो गए, मुकेश अंबानी अलग हो गए, एक बड़ा कारोबारी हम कहें कि विवाद पूरे देश ने देखा। उस वक्त 2008 की बात है संभवतः, धीरू भाई अंबानी के गुजरने के बाद। और उसके बाद जब मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेम बिजनेस उनके पास था, और उसके बाद जब वो नए बिजनेस में उन्होंने वेंचर आउट किया, तो उन्होंने जियो की नींव रखी। और इसको तभी एक रेवोल्यूशनरी एक स्टेप बताया गया भारत के जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें जी। वो एक दौर ऐसा था, आप 2009-10 के आसपास का देखेंगे, जब टेलीकॉम को लेके जो सरकार थी यूपीए की, उसमें हमने देखा कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाले की बात सामने आई। राजा पे कई तरह के आरोप लगे, कई नई कंपनियां आई, उनको किस तरह से स्पेक्ट्रम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए गए, उसको लेके बवाल चला। और उस पूरे बैकग्राउंड के बाद मुकेश अंबानी ने करीब 1.25 लाख करोड़ का दांव चला ये, और ये वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये मुझे लग रहा था कि अगर ये फेल होगा, क्योंकि सारी पूंजी उनकी अपनी थी, उसमें कोई इन्वेस्टर शामिल नहीं था। तो वो उन्होंने कहा कि अगर ये फेल होता भी है, तब भी देश के निर्माण के लिए या एक नेशन बिल्डिंग के लिए हर घर तक, हर व्यक्ति तक मोबाइल पहुंचना, डेटा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और तब उन्होंने जो सबसे जीरो आपकी कॉस्ट पे उन्होंने लोगों के हाथ में मोबाइल
मुहैया कराया सर जाता है। 16 के बाद सही में बहुत जो स्थिति है वो बहुत बदलती हुई नज़र आई थी। अब पहले के दौर में हम लोगों ने देखा है कि सर फ़ोन करना तो चलिए महंगा था ही, फ़ोन रिसीव करने के लिए भी चार्जेस देने पड़ते थे। उसके बाद जो उनकी एंट्री हुई, उसके बाद जो कहा गया कि वॉइस कॉल फ्री है, डेटा पूरी तरह से फ्री है, तो पूरा मतलब समझिए कि मारा मारी देखने को मिला था सर। सिम लेने के लिए इनके सिम को लेने के लिए भी बहुत लंबी लंबी कतारें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद तो सही में एक रेवोल्यूशन आया। उसके साथ ही मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो सेक्टर है उसमें भी बूम देखने को मिला सर। आप एजुकेशन सेक्टर देखिए, आप तरह ई कॉमर्स को देखिए सर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स जो है ये भी बूम करते हुए दिखे। प्लस इस कहानी में जोड़ दीजिए कोविड वाला बात। अगर कोविड आ गया सर तो उसके बाद तो इसमें और बूम देखने को मिला। आप पूरे क्रोनोलॉजी को आप बेहतर रूप से समझा पाएंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। 2014 के बाद से देश का टेलीकॉम सेक्टर ने सबसे बड़ी रेवोल्यूशन देखी है, और उसकी जो अगुवाई है, देखिए मुकेश अंबानी ने की है जियो के साथ, लेकिन हम एयरटेल का या सुनील भारती मित्तल का भी टेलीकॉम सेक्टर में जो उनका जो बुनियाद योगदान रखी गई है उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की एयरटेल दोनों ने मिलकर इस देश को एक नए मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश की है डेटा की क्रांति के जरिए। जब 2G डेटा नहीं मिल रहा था, जब डेटा की स्पीड बहुत कम होती थी, तब 4G लेके आना और उसके ज़रिए आपको फास्ट स्पीड इंटरनेट हर मोबाइल तक मुहैया कराना, तो वो आसान बात नहीं थी। और रिलायंस ने उसमें लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया, मुकेश अंबानी ने इन्वेस्टमेंट किया, और आज हम देखते हैं कि भारत डेटा कंजम्पशन में दुनिया में जो सबसे आगे मुल्क हैं वहाँ पे है। चीपेस्ट डेटा की भी बात की जाती है। इसी डेटा की जो बुनियाद है उस पे जो तमाम बिजनेसेस हैं उनकी नींव रखी गई, चाहे एडटेक हो, चाहे आपका फिनटेक हो जी, चाहे आपका ऑनलाइन शॉपिंग हो, ई कॉमर्स हो, फूड डिलीवरी हो, सब कुछ इसी दायरे में घूमता हुआ दिखाई देता है। सर इसी के साथ एक कहानी को मैं और जोड़ना चाहूँगा। आप भी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखेंगे। आउटेज वाली जो समस्या देखने को मिली थी माइक्रोसॉफ्ट वाली, आप याद कीजिए, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। एयरलाइंस तक की जो हवा में उड़ रही थी उनको भी नहीं पता था कि भाई नीचे कैसे टेक ऑफ करें, पूरे सिस्टम कोलैप्स करेंगे। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है उसमें अगर आप जोड़ दीजिए इंटरनेट के, तो सर इसके बिना तो लगता है अब दुनिया ज़ीरो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साइबर सिक्योरिटी हो या साइबर वॉरफेयर हो, उसको लेके दुनिया की चिंता जाहिर तौर पे बड़ी है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर को अगर हम देखें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2008, 10 या 12 के बाद का भारत, उस दौर का भारत और आज 2025 का भारत, वो बिल्कुल एक ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। कम से कम टेलीकॉम सेक्टर में जो स्थितियाँ हैं उसको देखें। प्रवीण सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि डिजिटल डिवाइड को लेकर भी बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसको भी कम करने की कोशिश की गई। क्या सही में सर डिजिटल डिवाइड वाली जो समस्या है उसको हम लोग पार पाए हैं, कम कर पाए हैं, या इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है? डिजिटल डिवाइड को कम करने की बड़े तौर पे कोशिश है। अब तो मुझे नहीं लगता, कुछ अगर आप इलाकों को छोड़ दें, बहुत कोस्टल एरियाज़ हों या बाकी हिली एरियाज़ हों, हर जगह पे तकरीबन मोबाइल मौजूद है और मोबाइल के साथ इंटरनेट भी मुहैया है। साथ ही सरकार भी कोशिश कर रही है, भारत नेट हो तो गांव देहात तक पहुंचाने का, या जियो, एयरटेल। और देखिए लोगों की जिस तरह से आमदनी बढ़ी है जी, उस हिसाब से उनका मोबाइल को लेके यूसेज भी उसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसी क्रम में जो नई एंट्री हो गई है आप सेटकॉम के जरिए, तो अब आप समझिए कि पूरे देश में जो हाई स्पीड इंटरनेट है कम से कम वो मुहैया होता हुआ या चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए सर, अब कुछ ना चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। इस संबोधन में उन्होंने कहा है कि देखिए बदलती टेक्नोलॉजी और जो इंटरवेंशन है और तमाम तरह का जो कंपटीशन है उससे भी खेल जो है कुछ ख़राब होता हुआ भी दिखेगा। अब कैसे, कहाँ बदलेगा? गूगल, अमेज़न, मेटा, और इसके साथ ही जो भारत में जो तेज़ी से उभरती हुई जो स्टार्टअप इकॉनमीज़ हैं या स्टार्टअप कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में आना चाहती हैं, उससे कहा जा रहा है कि इनको खतरा हो सकता है, चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सर? नहीं, कंपटीशन बढ़ने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं दिखाई देते, मुझे तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई देती हैं इस देश में इस वक्त, क्योंकि पेनिट्रेशन हो चाहे कंजम्पशन हो, अभी भी उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं मौजूद हैं। 120 अरब की आबादी वाला देश, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिसको फ़ायदा मिल रहा है लगातार, जहां आमदनी
बढ़ रही है, आपका समझ लीजिए वेज ग्रोथ बढ़ रही है, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ रहा है, नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, चाहे सेमीकंडक्टर से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक और सर्विसेज तक, सारे सेक्टरों में नए, आप समझिए कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हाईवे, ब्रिज जिस तरह से बन रहे हैं, उससे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और लंबे वक्त बाद हम ये देख रहे हैं कि हर राज्य साल में 2-3 दफ़े अपनी इन्वेस्टर समिट कराते हुए राज्य नज़र आ रहे हैं। उसका फ़ायदा पूरी की पूरी इकोनॉमी को भी मिल रहा है, और वो एक चैलेंज कम है, वो एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, जो मोबाइल सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़े बदलाव का दौर अभी भारत देखने वाला है। एक लास्ट सवाल सर, रिलायंस से जुड़ा हुआ, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल और रिटेल के बाद कंपनी का जो फुल एंड फाइनल जो मुझे लग रहा है कि फोकस जो है सर, वो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर है। इसके पीछे की क्या कहानी है सर, वो हम आपसे एकदम विस्तार से समझना चाहेंगे। नहीं, टेलीकॉम सेक्टर की कहानी ही हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं जो बता रहा हूँ आपको कि 140 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, एस्पिरेशनल वर्कफोर्स और एस्पिरेशनल पॉपुलेशन भारत की है। आप समझिए कि इनकम ग्रोथ जो है भारत देख रहा है, नए बिजनेसेस को भारत देख रहा है। तो वो जो पूरा एक इकोनॉमी का और 7% या उससे ऊपर की ग्रोथ रेट हमने पिछले लगातार 3 साल में देखी, इस साल थोड़ी कम हुई, लेकिन वो एक जो मोमेंटम बना हुआ है इकोनॉमी का, वो भारत को न केवल आप टेलीकॉम सेक्टर कहिए, बल्कि तमाम तरह के, आप डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, टेलीकॉम सेक्टर की कुछ समस्याएं हैं जो रेगुलेटरी एंड पर नहीं, कई बार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात को लेकर चर्चा भी करते रहते हैं सर। जब हम लोग वीआई की बात करते हैं, वोडाफोन आइडिया की, आप कहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर जो है हाईली रेगुलेटेड वाला मामला है, वहाँ एजीआर वाला मामला है, बहुत पैसों की ज़रूरत होती है विशाल। इसमें आप जैसे मान लीजिए सैटेलाइट्स खरीदना हो या किसी की राइट्स लेनी हो, आपको मोटी रकम जो है वो खर्च करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भी एक बड़ी वजह है जो कहा गया मुकेश अंबानी जी के द्वारा कि ये बहुत बड़ा रिस्कियर बेट था? नहीं, बिल्कुल रिस्की बेट उस हिसाब से है कि 1.5 लाख 1.25 करोड़, और एक बार उनका एक्सपीरियंस जो ख़राब रहा वो भी बात थी उसमें। फिर उसके पीछे का जो 2008, 9, 10 की जो कहानी थी, जो स्कैम्स की और तमाम तरह की, जिसमें कई कंपनियां बंद हुई, जिसमें वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होके एक नई एंटिटी बनी, नई इकाई हमने देखी भारत में, कई कंपनियां बंद होके और कंसोलिडेट होता हुआ ये मार्केट दिखाई दिया है। एक प्राइसिंग वॉर से निकल के आता हुआ मार्केट है टेलीकॉम का। जी, आपने ठीक कहा सर कि पहले कई कंपनियां थी, वो सब अब विलुप्त हो गई, एक्सटेंट हो गई। बिल्कुल, अब देखिए डुओपोली की बात हो रही है कि सरकार खुद कह रही है सर कि डुओपोली को खत्म करने के लिए हम वीआई को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये हो गई कि मात्र 2 कंपनियां ही बची हुई हैं। हालांकि कंपटीशन तो है तो 3-4 से है, लेकिन मात्र 2 कंपनियां ही बची हुई हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ जिमी डिमॉन की। इन्होंने एक अलग लेवल के क्राइसिस की बात कही। कहा है कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल लेबर क्राइसिस की समस्या से जूझ रही है। इस वक्त नौकरियों की समस्या नहीं है, बल्कि असल समस्या स्किल्ड लेबर फोर्स की है। इस वजह से जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एजुकेशन का जो फोकस है वो डिग्रीज पर ना होकर एम्प्लॉयमेंट पर होना चाहिए। सर, पूरे खबर को आप कैसे देख रहे हैं? तो पूरा मामला सर भारत से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, जेपी मॉर्गन के जेमी डिमॉन की जो चेतावनी है या जो वार्निंग है, वो ग्लोबल, उसका जो ग्लोबल खतरा है वो जो है सो है जी। मैं उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा समझने की और देखने की कोशिश करता हूँ। भारत के लिए दरअसल ये बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, और हमने, आपको याद होगा, कई बार मनी सेंट्रल में और एक आध 2 दफ़े तो बहुत विस्तार से इस चीज़ की चर्चा की है कि भारत की आखिर चुनौती है क्या। भारत की इस वक्त की चुनौती सबसे बड़ी जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स की अनअवेलेबिलिटी या स्किल्ड वर्कफोर्स की स्कार्सिटी या कमी है। इस देश ने 70-75 साल का जो पूरा, आप आज़ादी के बाद का जो विकास क्रम है, पीरियड है, उसमें सब कुछ हुआ, उसमें ब्रिज बने, हालांकि सुस्त रफ्तार से सारी चीज़ें हुई, लेकिन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो जिस तरह का बदलाव दिखाई देना चाहिए था,
वो दिखाई नहीं दिया। सर, आपसे कई बार चर्चा भी होती रहती है, माफ़ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप बहुत क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखते हैं। 1959 की एजुकेशन सिस्टम की अब मैं बात कर रहा हूँ। रॉट लर्निंग को लेकर आप बहुत ही रोष जताते रहते हैं कि समझिए कि सिर्फ यहाँ रटंत विद्या चलती है, कोई जो है R&D पर फोकस नहीं रहता, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई ओरिएंटेशन नहीं है। क्या इस बात को भी इस कहानी से जोड़ कर देखा जाए? बिल्कुल यही कहानी है कि जो सिस्टम डेवलप किया गया या क्रिएट किया गया, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिग्री देने का, जिस बात को आपके JP मॉर्गन के डिमॉन साहब भी कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, डिग्री देने का सिस्टम है कि डिग्री ले लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे वो भगवान मालिक है उसका। भारत में भी यही व्यवस्था हमने देखी है कि हाई स्कूल की, इंटर के बाद क्या करें तो BA कर लेते हैं, BA के बाद क्या करोगे तो MA कर लो, MA के बाद क्या करोगे तो अब या MPhil कर लो या PhD में एनरोलमेंट कर लो, और अगर वहाँ तक पढ़ने की क्षमता नहीं तो अब आप सोचो कि अब आप करोगे क्या। फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, B.Ed कीजिए, टीचर बनिए। कम से कम उत्तर भारत की अगर हम बात करें, हिंदी पट्टी की ज़्यादा आबादी वाली जगह का, ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल वाले इलाके का, वहाँ कमोबेश इसी तरह की मानसिकता दिखाई देती है। जी। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ या इम्प्लीकेशन क्या हुआ? सरकारी नौकरी पर दबाव बढ़ा कि ITIs जो खुले वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए। अगर आप गांव देहात या जो हर जिले में ITI खोले सरकार ने, लेकिन आप उनमें जाकर उनकी व्यवस्थाएं देखिए। पॉलिटेक्निक खुले, उनकी जाकर व्यवस्थाएं देख लीजिए, बिल्कुल आप समझिए कि बिल्कुल जो लेमैन स्तर की जो टेक्निकल एजुकेशन है वो वहाँ हुई। तो उसने आपको इनोवेशन, उसने आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनने में बिल्कुल हेल्प नहीं की। जितने बच्चे गए भी, आपको ये समझिए कि जितने बच्चे इस सेक्टर में गए भी, इंजीनियरिंग में या टेक्निकल लाइन में, उसमें भी वो उतने स्किल्ड नहीं हुए कि जो कि नौकरी पा सकें। सर, 1-2 साल पहले की खबर है, जब मुझे याद आ रहा है इस खबर को सुनने के बाद, इन्फोसिस TCS के जो अगवा करने वाले लोग हैं, CEO कहिए, MD कहिए, मालिक कहिए, वो कहते हैं कि ग्रेजुएट्स जो हैं, यहाँ के ग्रेजुएट्स पर जब हम लोग प्लेसमेंट लेने जाते हैं, प्लेसमेंट का जब दौर चलता है, तो जब ग्रेजुएट्स का हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, उनको जब नौकरी में हायर करने की कोशिश करते हैं, तो 90% लोगों को मुझे छांटना पड़ता है। मात्र 10% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग समझते हैं कि ये आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो यहाँ जिस तरह से जो डिग्रियों का बंदर बाट चल रहा है, ये हाल हर सेक्टर का है, ये हाल भारत में हर सेक्टर का। इसीलिए चिप आपको डिज़ाइन करने या जो बिल्कुल हाईली एडवांस हाईटेक जो सेक्टर हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इस चीज़ की आपको वर्कफोर्स की कमी है। चाहे आप ऑटो सेक्टर देख लीजिए, कंपनियां, और मैं एक बार रिपोर्टिंग के इस सिलसिले में गया था मानेसर तरफ, और कई कंपनियों के वहाँ पे जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनसे और दूसरे उनसे बात हुई, तो उनका कहना यही था कि हमारे पास वैकेंसीज़ हैं लेकिन हमको स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं मिलता, काम करने लायक लोग नहीं हैं। तो ये एक व्यापक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था जब NDA गवर्नमेंट आई पहली बार 2014 में, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके ऐसा NSDC शुरू किया था, लेकिन उसके जरिए भी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं निकल के आया। एक लेटेस्ट तो ये भी चलाया गया सरकार के द्वारा सर कि 500 बड़ी बड़ी MNCs में आप जाइए, इंटर्नशिप कीजिए, आपको वहाँ पैसा भी मिलेगा, आप कुछ सीख पाएंगे। नहीं, लेकिन आपका जो एजुकेशन का लेवल है वहाँ से तो आपके पास स्किल हो। कंपनी में जाएं, आप इंटर्नशिप करें और आप भी ब्लैंक है, कंपनी को भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपका प्लेसमेंट होना। कंज्यूम क्या कर पा रही है कंपनी आपको एक वर्कफोर्स के तौर पे, ये एक बड़ी समस्या। और इस पे इसका समाधान 2-4 साल की बात, 2-4 साल की व्यवस्था में नहीं निकलेगा। ये एक लंबा प्रक्रिया है और इसमें वॉर फुटिंग पे काम करना होगा। जिस तरह की हम कई उसमें देखते हैं, सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा सर, ये बताइए सर। सरकार देखिए पूरा का पूरा जो चर्निंग करनी पड़ेगी पूरी एजुकेशनल आपकी अप्रोच को, नौकरियों के लिए जो हमारी अप्रोच है उसको चर्न करना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है सर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ले आए, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं मेरे बेटे की बुक्स को देखता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा फ़र्क समझ में नहीं आया जो उससे पहले की किताबों में था या जो अब की किताबों में है। केवल किताबों पे ऊपर जरूर लिख दिया गया NEP है ना, बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
उतना बस आया है, उस पर स्टैम्प न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, अदरवाइज कंटेंट इज द सेम। सीबीएसई को लेकर भी आपसे चर्चा हो रही थी सर कि अब कहा जा रहा है कि उसको रिवैम्प करके साल में 2 बार परीक्षा ली हाँ, जाएगी। वो खबर आ रही कि साल में 2 बार एग्ज़ाम करेंगे। मसला असल में देश की एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल आमूल चूल बदलाव करने का है। उसमें जो रटने की, जो डिग्री लेने की, जो पास हो जाने की जो प्रवृत्ति है, उससे बाहर निकलना होगा। नहीं सर, ये देखिए ना कितनी बड़ी बात है। और एक चीज़ और प्लीज सर। इंटरवेंशन है मेरा, कि कोशिश देश में ये होनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम 12वीं तक मैथ्स जरूर पढ़े। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि 12वीं तक हर बच्चे बच्ची को आप गणित का ज्ञान जरूर दें। उससे उसके अंदर एनालिटिकल स्किल क्रिएट होता है, साइंटिफिक स्किल क्रिएट होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट उसके बाद आप आर्ट्स में जाना है, जहाँ भी जाना है, आप अपनी रुचि के हिसाब से फिर काम करें। मतलब आप 12th तक मैथ्स को कंपलसरी करने की बात 12th तक मैथ्स को कंपलसरी भले ना किया जाए, लेकिन कम से कम पेरेंट्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको उस तरह का स्किल मुहैया कराया जाए। जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सरकारों को लंबे वक्त के लिए काम करने की अप्रोच रखनी होगी। सरकारों का रवैया और अभी की भी सरकार का रवैया, मतलब कोशिश सरकार जरूर कर रही है, लेकिन स्थिति ये है प्रवीण सर कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए तो एक भी यूनिवर्सिटी अब नहीं आती है भारत की तरफ से कि भाई आपके देश से 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो टॉप 100 टॉप 1000 में आए, रैंकिंग में नहीं। जबकि हम लोग प्रणेता रह चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जाती थी, जब देश विदेश से लोग जब उस ज़माने में सर भारत आते थे, यहाँ शिक्षा दीक्षा ली जाती थी और फिर उसको आगे प्रोपोगेट किया जाता था। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके दम पर, इसके साथ ही मोदी साहब का भी एक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि विदेशों में इतनी नौकरियों की डिमांड है कि हमारे जो नवयुवक हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात कर रहे हैं सर, कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35, वो इतने स्किल्ड नहीं हैं कि वहाँ जाकर खप सकें, वहाँ इतनी डिमांड है। फिर आप सैलरी, पे पैकेज का डिस्पैरिटी और डिवाइड की आप बात करते हैं, तो नौकरियां तो हैं ही, लेकिन नौकरी करने वाले हैं ही नहीं। अब देखिए, उसमें एक जो सरकार के एंड के अलावा जो आम लोग हैं, उनकी सोच और उनका जो युवा हैं, उनके अंदर भी मैं अक्सर कर एक कन्फ्यूजन देखता हूँ। आपने एक डिग्री कर ली, उसके बाद दूसरी डिग्री की तरफ माइग्रेट कर गए। एक जो कोर्स या आपने स्किल हासिल किया, उससे बिल्कुल स्टार्क अपोजिट दूसरे कोर्स की तरफ चले गए। कन्फ्यूजन इतना है लोगों में कि मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ। मसलन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एग्जाम्पल से समझाइए सर। बिल्कुल, जो जिनकी बीटेक है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद उस शख्स ने एक अस्पताल में जॉब की, हॉस्पिटल में जॉब की बायोटेक के इंजीनियर के तौर पे। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि अब वो एक अपना कैफ़े चलाते हैं, अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अरे तो अब आप समझिए कि जो शख्स बायोटेक से पढ़ा हुआ है, वो कैफ़े चला रहा है और उसके साथ ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहता है, प्लस नीट की तैयारी भी करेंगे। प्लस अब आप समझिए कि उसमें कंफ्यूजन कितना है। तो एक डेडिकेटेड एक फील्ड में एक जगह इनोवेशन करना, या आप जिस बात की बात कर रहे हैं सर कि देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन, ऐसे आपको लाखों की तादाद में लोग मिले सर, लेकिन देयर इज ऑलवेज सो कंफ्यूज। एग्जैक्टली सर, देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। बिल्कुल, उसमें भी ये मामला फंसता हुआ दिखता है। फिर लोगों को ये लगता है कि अगर यहाँ इस तरफ क्राइसिस दिखी तो मैं जंप करके दूसरे शिप में चला जाऊंगा। लॉन्ग हॉल में एक, और विदेश में अगर आप देखेंगे तो वो एक फील्ड पे डेडिकेटेडली बरसों तक काम करते हैं, तब जाके वहाँ एक्सेल करते हैं और उस तरह से फिर वहाँ इनोवेशन और नई चीज़ें लेके आते हैं। क्या सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या भारत में जो नौकरियों की जो स्थिति है वो भी एक बड़ा फैक्टर तो नहीं है कि लोगों को लगता है कि भाई अब ये कर लिया, यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहाँ कुछ स्कोप लगा तो वहाँ लोग यहाँ सिक्योर हो जाना चाहते हैं। IAS IPS बन जाना चाहते हैं। IAS IPS या सरकारी नौकरी, सरकार के किसी भी महकमे में भले लेखपाल बन जाएं, भले क्लर्क बन जाएं, भले चपरासी बन जाएं, या किसी, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं कि सिक्योर किस तरह से मैं हो सकता हूँ, किस तरह से मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि एक पक्की सैलरी मेरे पास आती रहे, जिसमें नौकरी के जाने का डर ना हो, जिसमें किसी तरह का रिस्क ना हो। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, और उसी बात का जिक्र अब हम अगर पिछली कहानी पे आ जाएं, जो मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, युवा रिस्क नहीं लेना चाहता।
लोग चाहते कि मैं बीए करूं, एमए करूं, एमए करके मैं तैयारी करूं, फटाक से मुझे मास्टर बना दिया जाए, टीचर बना दिया जाए। बस टीचर बन के 80,000 आ रहे हैं, अब मैं घर पे चैन से बैठा हूं, कोई इनोवेशन नहीं, कुछ नया जीवन में नहीं। सो ये खैर एक बहुत लंबी अंतहीन बहस है, लेकिन जेमी डिमोन के बहाने भारत के एजुकेशन सिस्टम पे जरूर हमने आज लेकिन इसमें एक और गौर करने वाली बात ये भी है सर कि देश में जो समस्या है वो ग्लोबल समस्या भी है वो। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल समस्या भी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील की। भारत और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत अभी 50-50 के लेवल पर अटकी हुई। अमेरिका जहां ये समझौता जल्द से जल्द करने के मूड में है, वहीं भारत किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं और साफ कह दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। सर 9 जुलाई की जो डेडलाइन है वो आने वाली है, क्या होने वाला है सर ये भी बताइए आप। पहली चीज़ तो ये है कि भारत एक्सटेंशन की तलाश कर रहा है, मांग कर रहा है कि एक तो आप एक्सटेंशन दीजिए, इस 9 जुलाई की जो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने का जो डेडलाइन है उससे बढ़ाइए। नहीं सर, अगर मान लीजिए नहीं बढ़ेगा सर तो क्या कितने फीसदी की टैरिफ लग जाएगी? 26% का टैरिफ लगने की बात है। हो सकता है अभी 10 लग रहा है ना, अभी 10% का है। बेसलाइन टैरिफ जो है 10% का वो है। तो पहली तो बात यह है कि भारत की कोशिश ये है कि इसको अमेरिका डेडलाइन को बढ़ाए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका खुद भी जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट हैं उनको देखते हुए इसकी समय सीमा को बढ़ा सकता है, और वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए बढ़ा सकता है। तीसरी चीज़, भारत चाहता है कि इन बिटवीन, चूंकि बातचीत दोनों देशों की काफ़ी एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे में किसी डील का, एक अंतरिम डील का रास्ता तलाश लिया जाए। लेकिन पिछले कुछ वक्त के जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें भारत अब एक जो कहें कि बहुत ज़्यादा फूंक का कदम रख रहा है। दूसरा, बहुत ज़्यादा अब रियायत देने के मूड में भी नज़र नहीं आता, जैसा हमने बिल्कुल इस साल की शुरुआत में देखा था। तब इंडिया इस बात के लिए लग रहा था देश कि धीरे धीरे रियायत देने या बजट में ऐलान किया गया कि जो 600 सीसी से अधिक के ऊपर की मोटरसाइकिल्स को लेकर थी बातें, उसको पहले ही हम लोगों ने कट कर दिया। लेकिन क्या रायता जो फैल गया सर, जो हम आपसे एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं, इंडिया पाक वॉर को लेकर जो बात चली कि मैं हूँ सर्वे सर्वा, मैंने रोक दिया वॉर को, इस वजह से सारी पिक्चर खराब हुई है क्या? देखिए, पिछले 6 महीने या हम कहें कि 20 जनवरी से ताजपोशी के बाद से ट्रंप का जो पिछली रिजीम थी वर्सेस ट्रंप इन न्यूज या ट्रंप 2.0 और ट्रंप जो थे, उन दोनों के बीच में जो फर्क आया है उसको 6 महीने में भारत ने समझने की कोशिश की है संभवतः। और ट्रंप का जो ये वाला दौर है ये बड़ा अनसर्टेन है। जो भारत के साथ इस तरह के जो रिलेशंस लग रहे थे कि बहुत दोस्ती वाले संबंध हैं और भारत को फ़ायदा मिलेगा ट्रंप के आने का, उसमें अब एक बड़ा अनिश्चितता का सवाल लगता हुआ दिखाई दे रहा है जी। क्योंकि ट्रंप 6 महीने में जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के एक्शन लिए हैं, उसने भारत को चौंकाया है कई दफ़े। और जो भारत पाकिस्तान का जो सीजफायर वाला मामला था जिसमें ट्रंप ने बहुत पहले उसका ऐलान किया और बाद में जगह जगह ये बात को कहते हुए नजर आए कि हमने दोनों देशों के बीच में ट्रेड का हवाला देके ये सीजफायर को कराया है, उसने कहीं ना कहीं भारत को एक चिंता, भारत के अंदर कुक वाला मामला भी बताना चाहेंगे सर, जो एप्पल के, वो सारे मामले इसका पार्ट हैं देखिए। और वो ट्रंप की जो नई पॉलिसी कह लीजिए या जो ट्रंप 2.0 है, वो उसने भारत को इन सब चीज़ों पर अपनी सोच को फिर से बदलने के लिए मजबूर किया है। और इसी वजह से अब जो ट्रेड डील होगी शायद भारत उसमें उतनी ज़्यादा रियायतों को देने के मूड में न हो, जैसा पहले लग रहा था कि भारत अमेरिका के साथ किसी तरह का टकराव में नहीं जाना चाहता। भारत अमेरिका के साथ मिलके, और ये बात कही भी गई कि भारत और अमेरिका साथ ग्रो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीनों में बहुत सारा पानी जो है वो गंगा में बहा है और उसने ट्रंप को लेके भारत की पॉलिसी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, भले बहुत हल्का ही है, लेकिन वो चेंज जरूर अब दिखाई देता है। सर क्या डिले का एक और कारण मैं ये भी समझूं कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स जो इरप्ट हो गए बीच बीच में, जैसे ईरान इजराइल वाला भी मामला देखिए, इंडिया पाक वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, सब लोगों का ध्यान वहाँ है? ये तो खैर दुनिया में लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन असल वजह ये है कि एग्री प्रोडक्ट्स हो गए। जो एक हम लोगों ने बात कही थी कि 3 कैटेगरी में मोटे तौर पर बांटने की बात है, जिनमें नॉन निगोशिएबल है, एक आपका लिबरल है
और एक सेंसिटिव टाइप का एक सेंसिटिव है जो मसले हैं, वहाँ पे आपकी चीज़ें कुछ लगता है फंसती हुई दिख सकती हैं, जैसे कि गेहूं और चावल हो गया, ऐसे जो नॉन नेगोशिएबल हैं जहाँ भारत किसी तरह का बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि किसानों का रोष देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, वो सीधे के सीधे देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा मामला है, देश के किसानों की आमदनी से जुड़ा हुआ मामला है। सेंसिटिव में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें भारत कुछ रियायत देने के लिए तैयार है, हो सकता है जी। और लिबरल वाला जो हो गए जहाँ पे कि हाई एंड प्रोडक्ट्स हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स और ये सब, बिल्कुल, जो कि अमीर लोग कंजम्पशन करते हैं, जिनकी आमद कम है, तो वहाँ अगर सरकार अच्छी खासी रियायत दे भी देती है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं जी। तो सरकार अपनी इसी पॉलिसी पर हो सकता है कि अब अडिग रह के अमेरिका के साथ बात करती होगी कि अगर आप इन चीज़ों पे तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जितना आप टैरिफ लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिए, जितना हमारे टैरिफ जो हैं वो उस रिजीम पे सर रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर बात नहीं भी बनती है तो उतना प्रोपोर्शनेट शेयर अगर देखा जाए तो है नहीं। हमारा जो है अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो सरप्लस वाला मामला है, उनके एंड पर वो डेफिसिट वाला मामला है, तो हमें उतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क तो पड़ेगा अमेरिका के साथ बिल्कुल, और इसी वजह से सरकार भी चिंतित है और सरकार की लगातार कोशिश रही कि किसी तरह से डील हो जाए, कम से कम एक फर्स्ट फेज की या एक छोटी डील हो जाए, उसके बाद हम आगे की बातें करें। और हो सकता है उस तरह की डील आगे आने वाले कुछ महीनों में होती हुई दिखाई भी दे, अगर ये एक्सटेंशन हो जाता है 9 जुलाई की बात तो फर्क पड़ना तो जाहिर तौर पर, चाहे आप टेक्सटाइल ले लीजिए, आप चाहे फार्मा हो गया, फिर आपके जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनको भारत निर्यात करता है, चाहे स्टील एल्युमिनियम देख लीजिए, लेकिन अमेरिका की ज़रूरतें भी भारत के साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे में हो सकता है कोई बीच का रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई दे। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।